शुरू किया था पहले अध्याय से और पहुंच चुके हैं अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय संख्या 10 में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने क्लास 8th की मल्हार बुक के लिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पे, जहाँ पर आपकी रूपाली मैम लेकर आती हैं आपके लिए ये हिंदी से संबंधित आपकी पुस्तकों के अध्यायों का एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। तो हम जैसे कि चले थे अभी पहले अध्याय से और पहुंचे हैं अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय संख्या 10 और बुक है हमारी मल्हार। ठीक, तो इस 10वें अध्याय में हम एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कौन है क्या है। तो पहले ये देखें कि अध्याय क्या है। अध्याय संख्या 10 है तरुण के स्वप्न। ठीक है, तो आज इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, लेखक परिचय और इसकी संपूर्ण व्याख्या तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले लेखक। जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के बारे में हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अभी तक देख के समझ चुके होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो उन्होंने ही यहाँ पर ये लिखा है और हम सबसे पहले उनका परिचय देखेंगे। ठीक, उड़ीसा यानी कि अब ओडिशा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। हम भी जानते हैं नेताजी के नाम से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ठीक है, तो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, उसके बाद जो है नेताजी द्वारा ही एकजुट आंदोलन किया गया था, वो आजाद हिंद फौज के माध्यम से था। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। मतलब आज भी अगर हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री देखें, कुछ देखें, तो वाकई हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सोचिए वो क्या व्यक्तित्व थे, है कि नहीं। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हम क्या बताएं, आप सभी लोग अच्छे से जानते भी हैं। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा था। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि उनका जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा की खदान है, हम उनसे इतनी प्रेरणा ले सकते हैं। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय यानी कि संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो खुद भारत सरकार ने ये चीज करी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। क्या है, देखिए आज भी हमारे ऊपर, हम भले आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाहरी सोच के अभी भी अधीन हैं। तो सोच हमारी अभी भी परतंत्र में ही जी रही है, हम भले शारीरिक रूप से आज़ाद हो। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो सब दृष्टियों से मुक्त हो। आप शारीरिक रूप से मुक्त हुए, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी आप गुलाम हैं। और सभी लोग आज़ाद होने के बाद सबको राष्ट्र सेवा करनी है, ये इस चीज़ पे भी उन्होंने ध्यान दिया। वे अपने उद्बोधनों मतलब क्या होता है, भाषणों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के उद्बोधन यानी कि भाषण के विषय में जानते हैं, जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला
जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। यानी कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। अब कब ये किया था, देखिए 29 दिसंबर 1929 को कहाँ दिया था, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर कहाँ पर है, मेरे ख्याल से शायद कैलकाटा में है। ठीक है, तो इस बारे में ज़रूर पता करिएगा और मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा कि मेदिनीपुर कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ के युवक सम्मेलन में उन्होंने ये उद्बोधन यानी कि भाषण दिया था। चलिए देखते हैं। स्वप्न तो अनेकों ने देखा, हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, अब ये भाषण दे रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे से उन्होंने शुरू किया है। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। उत्स मतलब उत्सव बना, यानी कि शक्ति, उत्स मतलब होता है कि स्रोत बना। यही सपने ने उन्हें शक्ति दी आगे बढ़ने की और उनके आनंद का निर्झर रहा। और जब उन्हें शक्ति मिली, उन्होंने ये स्वप्न पूरा करने के लिए आगे बढ़े, तो आनंद का निर्झर मतलब खुशी का झरना बहान, यानी कि इतनी खुशी उन्हें प्राप्त हुई। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसीलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। अब देखिए, जब ये 1929 में ये भाषण दिया जा रहा है तो अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर था, उनके अत्याचार चरम पे थे, हमारे ऊपर ना जाने कितने तरह के टैक्सेस लगे हुए थे, कितने तरह की पाबंदियां थी। तो उस समय के लोगों की मेंटलिटी समझिए कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, और मिडिल एज का यानी कि प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, हर कोई सिर्फ एक ही स्वप्न देखता था, अपने देश की आज़ादी, ताकि हम हर तरीके से स्वतंत्र हों और खुलकर सांस ले सकें। तो इन्होंने बोला ना कि हर काम हम करते हैं, हमारा सिर्फ एक स्वप्न है, स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। वही जब हम अपने, स्वाधीन का मतलब क्या होता है, अपने अधीन, यानी कि हमारा उसके ऊपर राज हो। उस समाज में व्यक्ति सब सृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव में वह मरे नहीं। तो यानी कि सभी दृष्टियों से, यानी कि हर तरीके से मुक्त हो। बहुत सारी पाबंदियां थी हमारे ऊपर, हम बोल नहीं सकते थे, बहुत सारी जगहों पे हमारा आना जाना मना था, हम खुलकर चार लोग खड़े होकर बातें नहीं कर सकते थे। इस तरह की टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि अपनी कमाई से आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारा टैक्सेस में चला जाता था। किसानों की जो उपजाई हुई खेतियाँ, अनाज हुआ करता था, वो आधा से ज़्यादा अनाज वो लोग टैक्स के रूप में ले जाते थे। ना जाने एक टैक्स के ऊपर कितने टैक्सेस लगते थे, बहुत अत्याचार होता था। टैक्सेस ना दिया जाए तो शारीरिक प्रताड़नाएं भी दी जाती थी। तो वही जिन्होंने बोला कि हर तरीके से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए और किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो, उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र में पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। उस समय नारियों के ऊपर भी बहुत पाबंदियां थी। देखिए, नारियां, अगर आप बहुत पहले जाएं, जब हमारे देश में बाहरी आक्रांता आए, उससे पहले अगर हमारे इतिहास में आप जाएं तो हमारे यहाँ नारियां जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण में होती थी, पावर में होती थी, बहुत पढ़ी लिखी होती थी, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होती थी, राज्य चलाती थी, सब करती थी। लेकिन जैसे जैसे बाहरी आक्रांता आ गए, हमारी नारियों, हमारे देश की नारियों के ऊपर उनकी जब बुरी निगाह पड़ने लगी तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई, उनकी मुक्ति एक घरों के अंदर कैद होती चली गई। और ये तब तक जारी रहा जब तक हमारे देश में अंग्रेज रहे, क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद हमारा शासन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे देखिए करते आज नारी काफ़ी आज़ाद हो चुकी है, हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो मतलब धीरे धीरे जो पहले हमारा देश हुआ करता था, हमारी सनातन संस्कृति जो हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे हमारे देश में क्या आ रहा है, वही चीज़ लौट रही है। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर सब बराबर थे, सबको समान अधिकार था, वही चीज़ अब आ रही है। क्योंकि पहले क्या हुआ, ये चीज़ें बढ़ गई थी, भेदभाव, लिंग भेद तो बहुत ही ज़्यादा चरम पर था।
तो उन्होंने समाज में नारी को समान अवसर देने, समान अधिकार देने और समान दर्जा देने की बात कही है। उस समाज का अर्थ है विषमता ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए। अब क्या होता था, लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि भाई शिक्षा देने का फ़ायदा क्या, उन्हें रहना तो घर में ही है। लेकिन अब क्या है, उनको शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं, जैसा उन्होंने सपना देखा था। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होती है और आलसी तथा आकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। यानी कि अगर हमारे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आलस्य को छोड़ देगा, कर्म में रहेगा, उस मेहनत करेगा, साथ ही साथ अपनी मर्यादा में रहेगा, तो ध्यान रखिए ऐसे राज्य को कोई भी व्यक्ति ये विजय प्राप्त नहीं, कोई भी दूसरी जो शक्ति है वो विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्र का हर एक व्यक्ति अपने लिए जागरूक है और काम करना जानता है। और जब मेहनती लोग हों अगर हमारे देश के अंदर, तो उस पर कोई दूसरा कैसे राज कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, यानी कि अब ऐसा समाज क्या होगा, किसी मशीन का एक ऐसा कलपुर्जा के रूप में होगा ऐसा समाज जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। जैसे मशीन का कोई कलपुर्जा होता है ना, अगर वो सुचारू रूप से लगा है तो मशीन बहुत अच्छी काम करेगी। उसी तरीके से अगर इतना अच्छा हमारा समाज होगा तो हमारे देश की प्रगति तो होनी ही होनी है, निश्चित है वो चीज़ काम करेगा। सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श के सार्थक बनकर ही स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरह का समाज होगा जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होंगे, अपने अपने काम के प्रति सजग होंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तो ऐसे राष्ट्र में क्या होगा कि वो क्या यहाँ पर दिया है कि वह राष्ट्र सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। तो भारतवासी अभी तक अंग्रेज़ों की जब तक हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो क्या हुआ, हमें हर तरीके से गरीबी, भूख, बीमारी, ये हर एक चीज़ ने हमें सता रखा था, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का समाज हमारे देश स्वतंत्र हो जाएगा, बनेगा, तो फिर भारतवासियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई अनाज भी होगा, शिक्षा भी होगी, दवाइयाँ भी होंगी, खुशहाली होगी, सब कुछ होगा, किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा उनके अंदर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के अंदर ही लोग बनेंगे और रहेंगे, ये इस तरह का समाज अगर हमारे भारत के अंदर होगा तो ये भारतवासी जो हैं वो पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बन के उभरेंगे कि भाई अगर आपको अपने देश को आगे लेके चलना है तो भारतवासियों जैसे लोग आपको बनना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर अपने देश को आगे ले जा पाओगे। तो लोग इस तरीके का एग्जाम्पल देंगे, है ना, गण्य होगा, आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा, यानी कि ये संपूर्ण विश्व में एक आदर्श राज्यों या देश के रूप में गिना जाएगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता हूँ, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही ये समाज का स्वप्न देख रहे हैं। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य और अखंड सत्य है, यानी कि मैं ये स्वप्न रोज देखता हूँ और ये कहीं से भी टूटता या बिखरता नहीं दिखता। मुझे ये स्वप्न हर हाल में पूरा करना है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। अगर मुझे ये करना है तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तत्पर हूँ। हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है। अगर ऐसा राष्ट्र हमें बनाना है तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को त्यागना पड़े तो उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ। हर संकट को सहा जा सकता है, कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति आए हम सह सकते हैं। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो वह मरण है स्वर्ग समान। यानी कि अगर इस स्वप्न को देखने और पूर्ण करने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो जान देना भी क्या है, मेरे लिए स्वर्ग से ज़्यादा बढ़कर है, मतलब स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा मुझे खुशी प्राप्त होगी। हे मेरे तरुण भाइयों, तरुण मतलब क्या होता है, यंगस्टर्स के लिए, अपने जितने भी वहाँ पे यंगस्टर थे, क्योंकि युवक सम्मेलन था तो वहाँ पे ज़्यादातर सभी क्या थे, यंगस्टर थे। तो तरुण भाइयों का मतलब क्या है, सभी जवान भाइयों, जितने भी यंगस्टर्स वहाँ थे उनको तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे शुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है।
यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं, स्वीकार करो। यानी कि जो स्वप्न सुभाष चंद्र बोस ने देखा वो उस दिन 29 दिसंबर 1919 को उस उद्घोषण यानी भाषण में उन्होंने युवक वहां पर मौजूद सभी युवकों को वो स्वप्न उपहार स्वरूप दिया कि तुम भी इस तरह का स्वप्न देखो ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सकें और एक ऐसा राष्ट्र बना सकें जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी असमानता का सामना ना करना पड़े, किसी तरह के अभाव का सामना ना करना पड़े, सभी खुशी और आनंद से रह सकें। तो ये था वो भाषण जो सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये हमने इस पाठ के जरिए समझा कि क्या भाषण था, क्या चीज़ें थी। लेकिन याद रखिए भाषण छोटा सा था लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। तो अब उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।